तो जो देश रिस्पॉन्सिबल नहीं है उनके भरोसे कौन बैठेगा। यह रैंकिंग बताती है कि बड़ी आर्थिक ताकत होना एक बात है और बड़ी आर्थिक ताकत होते हुए दुनिया के प्रति जिम्मेदारी को निभाना दूसरी बात है। तो जो देश रिस्पॉन्सिबल नहीं है उनके भरोसे कौन बैठेगा। यह रैंकिंग बताती है कि बड़ी आर्थिक ताकत होना एक बात है और बड़ी आर्थिक ताकत होते हुए दुनिया के प्रति जिम्मेदारी को निभाना दूसरी बात है। और इसमें भारत अमेरिका और चीन से कहीं आगे है। यही वजह है कि ट्रंप से टकराव के बीच 27 देशों वाला यूरोपीय यूनियन भारत की तरफ उम्मीदों को लेकर देख रहा है। जो डील दशकों से अटकी पड़ी थी उस डील को अब यूरोपीय यूनियन बिना देरी के निपटाना चाहता है। और जिस डील को लेकर यूरोपीय देश पहले नानुकुर कर रहे थे उसी डील को पूरा करने के लिए यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष भारत आने वाली है। भारत आने से पहले उन्होंने भारत के साथ होने वाली डील को मदर ऑफ ऑल डील बताया। कहा कि यह ऐसी डील होगी जो 200 करोड़ लोगों के लिए मार्केट तैयार करेगी। अब आपको यह बताता हूं कि यह मदर ऑफ ऑल डील है क्या और इसे क्यों मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है। दरअसल 26 जनवरी को यूरोपियन यूनियन के शीर्ष नेता भारत आ रहे हैं। 27 जनवरी को भारत यूरोपीय यूनियन के ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन को आप देखेंगे और कहा जा रहा है कि सम्मेलन में भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारत को 27 देशों वाले यूरोपीय यूनियन के बाजारों का एक्सेस मिलेगा। यूरोप के बाजार खुल जाएंगे, कम टैरिफ या बिना टैरिफ के भारत का सामान यूरोप में बिकने लगेगा। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI के मुताबिक यह डील भारत के लिए दुनिया के सबसे अमीर और भरोसेमंद आर्थिक ब्लॉक EU के दरवाजे खोलेगा। इस ब्लॉक की GDP 122 लाख करोड़ रुपए और बाजार में 45 करोड़ अमीर उपभोक्ता हैं। भारत के कपड़े, भारत की दवाएं, स्टील, पेट्रोलियम उत्पाद और मशीनरी ऐसे मुख्य निर्यात पर टैरिफ कम होंगे। भारतीय कंपनियों को जो अमेरिका के टैरिफ से झटका लगा उसकी भरपाई हो पाएगी। यानी एक तरफ तो भारत को और फायदा होगा, ट्रंप के टैरिफ से भारत को कोई बड़ा नुकसान वैसे भी नहीं दिख रहा था अगर हम GDP की बात करें, और दूसरी तरफ जो यूरोपीय देश हैं वो भारत के और करीब आ रहे हैं, ट्रंप को आंखें दिखा रहे हैं। यह डील भारत और यूरोप के लिए जितनी अहम है उतनी ही उसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह डील ऐसे वक्त में हो रही है जब ट्रंप यूरोप पर टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं और भारत पर टैरिफ लगा ही चुके हैं। अब भारत और यूरोप मिलकर मेगा डील के जरिए ट्रंप को आईना दिखाने जा रहे हैं। इस वजह से यूरोपीय यूनियन भी भारत से होने वाली इस डील को लेकर बहुत उत्साहित है, क्योंकि भारत एक बड़ा उपभोक्ता बाजार है। इसलिए यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला कह रही हैं कि डील से फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। यानी इस तरह की डील भारत से किसी ने नहीं की, इसलिए यूरोपीय यूनियन को इसका फायदा मिलेगा। इस डील को लेकर 2007 से बात चल रही थी, 2013 में बात अटकी। अब 19 साल बाद जब ट्रंप यूरोप के पीछे पड़ गए हैं तो यूरोप भारत से किसी भी कीमत पर डील करने को बेताब है। इस ट्रेड एग्रीमेंट के साथ ही पिछले 4 साल में यह भारत का 9वां ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है। और इसीलिए जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि यही समय है, सही समय है, यह भारत का समय है, आप देखिए ग्लोबल परिस्थितियां भी ऐसी बन रही हैं कि जो 10-10, 15-15, 20-20 साल से अटके हुए डील हैं वो होने लग रहे हैं। यह भारत का टाइम है बॉस। यूरोपियन यूनियन इस डील के साथ ही ट्रंप को मैसेज भी दे देगा कि तुम टैरिफ खेलते रहो, यहां हम भारत से डील करके निकल लिए। भारत से डील में सबको फायदे का सौदा दिख रहा है, क्योंकि दुनिया भर के अलग अलग सर्वे, रिपोर्ट, रैंकिंग, हर कोई कह रहा है भाई कि नरेंद्र मोदी के भारत में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपकी तरक्की की गारंटी है। और भारत की तरक्की के साथ दुनिया जुड़ना चाहती है, क्योंकि युद्ध के माहौल में जहां दुनिया के बाकी देशों में सरकारें टिक नहीं रही, महंगाई से देश परेशान है, उस दौर में भारत की कंपनियां अपने ग्रोथ को लेकर निश्चिंत हैं। आप देखिए PwC ने हाल ही में ग्लोबल CEO सर्वे किया। PwC मतलब प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, दुनिया की टॉप 4 अकाउंटिंग फर्म में आती है। इस कंपनी ने दुनिया के 4454 CEO का सर्वे किया, जिसमें भारत के भी 50 CEO शामिल थे। इन CEO से ग्रोथ, निवेश, रिस्क को लेकर सवाल पूछा गया। इस सर्वे में 77% भारतीय CEO ने अपनी कंपनी की ग्रोथ को लेकर कॉन्फिडेंस दिखाया, जबकि केवल 55% ग्लोबल CEO ग्रोथ को लेकर कॉन्फिडेंट थे। इस साल रेवेन्यू में बढ़ोतरी को लेकर 57% भारतीय CEO कॉन्फिडेंट हैं, जबकि 30% ग्लोबल CEO। इतना ही नहीं, भारत अब दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर का देश बन चुका है जहां ग्लोबल CEO इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। पिछले साल की तुलना में 6% ज्यादा CEO भारत में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं। और हमने आपको पाठशाला में पहले भी बताया था कि कैसे Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनियां भारत में बड़े निवेश का प्लान कर रही हैं। भारत की इसी आर्थिक ताकत की वजह से हाई प्रोफाइल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी भारत की आर्थिक ताकत दिख रही है।
आज की डेट में पीएम मोदी ने भारत को वो ताकत बनाकर रखा है जो अपनी शर्तों पर डील करता है। अपने हितों से भारत कोई समझौता नहीं करता, फिर चाहे सामने यूरोप के देश हो, अमेरिका हो, कोई हो। भाई मेरा फायदा नहीं तो तुम जाओ रहो अपने में। हाल ही में विदेश मंत्री ने कश्मीर के मुद्दे पर पोलैंड के मंत्री को मुंह पे सुना दिया था। ऐसा ही कुछ दावोस में भी करने की कोशिश हुई तो भारत ने तगड़ा जवाब भी दिया। दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक चर्चा के दौरान आईएमएफ ने भारत को सेकंड टियर की एआई पावर बताया था। एआई पावर को लेकर सेकंड टियर का बोल दिया। इस पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कड़ा विरोध जताया, कहा कि आईएमएफ का क्राइटेरिया ही गलत है। सुनिए दावोस में क्या हुआ। And I don't know what the IMF criteria has been, but Stanford places India as third in terms of AI penetration, in terms of AI preparedness, and in terms of AI talent. All the three, actually on AI talent it is number 2. So I don't think your classification in the second bouquet is right. It's actually in the first. यानी भारत इकोनॉमी के मामले में तो नंबर 1 है ही, लेकिन एआई के मामले में भी कोई हमको पीछे समझे, ये भारत को स्वीकार नहीं है। तुरंत मुंह पे जवाब दिया गया। इधर पीएम मोदी लगातार भारत को मजबूत कर रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े देश भारत की ग्रोथ इंजन के साथ जुड़ना चाहते हैं। उधर ट्रंप हैं जो पूरी दुनिया से दुश्मनी करने बैठे। दुनिया भर में ट्रंप की नीतियों का विरोध हो रहा है। अमेरिका के अंदर ट्रंप का भारी विरोध शुरू हो गया है। ट्रंप सरकार को 1 साल पूरा हो गया और इस मौके पर पूरे अमेरिका में जगह जगह ट्रंप की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी चल रही है अमेरिका में। उधर स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ही कैलिफोर्निया के गवर्नर ने ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने ट्रंप की कूटनीति को मूर्खता बता दिया। लोग करें एकदम मूर्ख है भाई। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने कह दिया कि यूरोप को एकजुट होकर स्टैंड लेना होगा। चाहे टैरिफ की बात हो या फिर वेनेजुएला पर अटैक हो या फिर अब ग्रीनलैंड पर कब्जे की जिद हो, इन सारे फैसलों और नीतियों की वजह से डोनाल्ड ट्रंप की किरकिरी हो रही है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ग्रीनलैंड के कब्जे का पोस्टर डाला था जिसमें ट्रंप अमेरिकी झंडा लेकर ग्रीनलैंड की धरती पर खड़े दिखाए गए। Probably the biggest statement I made because people thought I would use force. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. यह आदमी सुबह उठ के कुछ बोलता है, दिन में कुछ बोलता है, रात में कुछ बोलता है और इसीलिए अब दुनिया ने इसका सुनना बंद कर दिया। लेकिन इधर ट्रंप की फजीहत हो रही है और इस फजीहत की अगर आप देखेंगे जो सिलसिला है, एक तरफ जब से भारत से भिड़ना शुरू किया अमेरिका ने और जब से मुनीर से दोस्ती की, ट्रंप के सितारे भी गर्दिश में चले गए। वो पनौती पाकिस्तान जो है इनको भी डुबाए बैठा है। ट्रंप की फजीहत तो हो ही रही है, पाकिस्तान और बांग्लादेश की भी इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही। पाकिस्तान बांग्लादेश भारत को घेरने निकले थे लेकिन उनकी खुद की बेइज्जती हो गई। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश और पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी। आईसीसी ने बांग्लादेश की उस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप के अपने मैच भारत से बाहर शिफ्ट करने की मांग की थी। सिक्योरिटी का हवाला देख, और पाकिस्तान ने साथ दिया था कि ना ठीक कर रहा है बांग्लादेश। दोनों को आईसीसी ने औकात दिखा दी। आज आईसीसी की बैठक हुई, बांग्लादेश के मैच शिफ्ट करने की मांग को बहुमत से खारिज कर दिया गया। बांग्लादेश के अलावा सिर्फ पाकिस्तान ने मैच शिफ्ट करने के प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया, जबकि आईसीसी बोर्ड के बाकी 14 सदस्यों ने बांग्लादेश के प्रस्ताव को उठाकर डस्टबिन में डालने की बात कर दी। इस बैठक के बाद आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से साफ कर दिया कि वो इस फैसले की जानकारी अपनी सरकार को दे दें। यह सब नहीं होगा, खेलना तो इंडिया में खेलो। साथ ही आईसीसी ने बांग्लादेश को कह दिया कि 1 दिन की मोहलत दे रहे हैं, अगर मन बनाना है तो बनाओ। सिक्योरिटी असेसमेंट में सामने आया कि बांग्लादेश के प्लेयर्स, मीडियाकर्मी, ऑफिशियल्स और फैंस को भारत में कोई खतरा नहीं है। इसके साथ ही आईसीसी ने बांग्लादेश को चेतावनी दी है कि अगर वो भारत में खेलने से इनकार करता है तो तुमको उठा के टूर्नामेंट से बाहर कर देंगे और उसकी जगह स्कॉटलैंड को T20 वर्ल्ड कप में खिला देंगे। अब सोचिए कितनी बेइज्जती है। पाकिस्तान गया था साथ में सट ने किया, मैं सटूंगा बांग्लादेश से तो बांग्लादेश की बात सुनी जाएगी। दोनों को बाहर मुर्गा बनाकर खड़ा कर दिया गया, जैसे क्लास के बाहर करते हैं वैसा वाला हाल असली में नहीं बना है। बांग्लादेश को कहा खेलना खेलो, नहीं तो जाओ स्कॉटलैंड को खिला। सोचिए कंपैरिजन भी हो रहा है किससे, नहीं खेलोगे तो जाओ स्कॉटलैंड खेल लेगा। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में खेला जाना है। टूर्नामेंट में बांग्लादेश को ग्रुप सी में रखा गया है। उसके 3 ग्रुप मैच कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेले जाने हैं, जबकि आखिरी ग्रुप स्टेज मैच मुंबई में होना है। इधर पाकिस्तान में ऐसे काम हो रहे हैं जिससे पाकिस्तान की अलग छीछा लेदर हो रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में पिज्जा हट ब्रांड के एक नए आउटलेट का उद्घाटन किया।
देख रहे हैं, रक्षा मंत्री पिज्जा का आउटलेट खोलने गया था, बकायदा अंदर जाकर मुआयना कर रहे हैं कि पिज्जा हट खुला है। कुछ ही घंटे में पता चला कि पिज्जा हट का आउटलेट फर्जी था। भाई पूरा देश ही फर्जी है भाई। पिज्जा हट का फर्जी आउटलेट रक्षा मंत्री खोला है, क्योंकि उद्घाटन की तस्वीरें वायरल हो रही थी। पिज्जा हट ने पाकिस्तान से कह दिया कि अरे ये तो फर्जी है जी, तुम लोग क्या कर रहे हो। पिज्जा हट करा कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, फर्जी आउटलेट खोले हैं ये लोग। क्या ही देश है भाई, कुछ नाम अलग रख लेते। पिज्जा हट रखे, पिज्जा हट वाले कह रहे हट, ये पिज्जा हट नहीं है। खैर ये सब तो इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है। अब घर में क्या चल रहा है, पाठशाला में अगली क्लास में आपको बताता हूं। इधर मोदी के हिंदुत्व पर नया अटैक, उधर ओवैसी ने मुस्लिम वोट के ठेकेदारों को खुला ललकार दिया है भाई। मोदी के हिंदू वोट को तोड़ने और ओवैसी को साथ जोड़ने के लिए इंडिया अब वो कर रहा है जो किसी ने सोचा ना होगा। अब इसका चैप्टर उधर वर्ल्ड डिप्लोमेसी में ट्रंप को मोदी का तोड़ नहीं दिख रहा। इधर इंडी वालों को देश के अंदर मोदी से कैसे पार पाना है यह समझ नहीं आ रहा। बिहार और महाराष्ट्र ने जिस तरह दिखा दिया कि मोदी के नाम पर आसानी से बढ़ जाने वाला हिंदू आज की डेट में बंटने को तैयार नहीं है, और उधर ओवैसी ने मुस्लिम वोट के साथ अलग खेला कर दिया। पूरे इंडी गठबंधन के पैरों तले मानो जमीन निकली हुई है। राहुल गांधी की कांग्रेस से लेकर अखिलेश यादव की सपा तक सब परेशान है भाई। ओवैसी ने भी मुस्लिम वोट के नाम पर राजनीति करने वालों को ललकार दिया है कि मुस्लिम वोट की जो चौधराहट थी वो अब खत्म हो रही है। मुस्लिम अपना लीडर खुद चुन रहा है, यानी इंडी गठबंधन का मुस्लिम वोट भी खतरे में है। इसी वजह से अब इंडी गठबंधन हिंदू एकता का नैरेटिव तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जात पात अगड़े पिछड़े में बटा हिंदू इंडी गठबंधन की राजनीति को शायद सूट करता है, इसलिए अब इंडी गठबंधन नए तरीके से हिंदू एकता और ओवैसी का तोड़ खोजने का काम कर रहे हैं। और आप देखिए कैसा कैसा काम कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू नहीं हिंदुत्व के साथ है। सावरकर की तुलना मोहम्मद अली जिन्ना के साथ कर रहे हैं। शंकराचार्य के सहारे बीजेपी को सनातन विरोधी कह रहे हैं। अखिलेश यादव मुस्लिम वोट के लिए ओवैसी को साध रहे हैं। ओवैसी मुस्लिम वोट की ताकत राहुल अखिलेश को दिखा रहे हैं। मोदी के हिंदुत्व और ओवैसी के मुस्लिम कार्ड से इंडिया गठबंधन पूरा बौखलाया हुआ है भाई। और अभी तो ये महाराष्ट्र और बिहार के नतीजों के बाद का इनका पैनिक मोड है। अगर बंगाल और यूपी में भी हिंदू मोदी के नाम पर नहीं बटा और मुस्लिम वोट बटकर ओवैसी के पास चला गया तो इस देश की पॉलिटिक्स सिर के बल खड़ी हो जाएगी बॉस। और इसी घबराहट में कैसे अचानक से इंडी गठबंधन हिंदू हिंदू करने लगा है। पीएम मोदी पर हिंदुत्व को लेकर कैसे रोज नए अटैक हो रहे हैं। ओवैसी ने कैसे मुस्लिम वोट बैंक के ठेकेदारों को तगड़ा जवाब दिया है। ओवैसी के पार्टी के लेडी लीडर को लेकर क्या हंगामा मच गया है, आज सब लेकर आया हूं। लेकिन पहले एक ट्रेलर देख लीजिए। आपको याद रखना है, एक है तो सेफ है। भाजपा हिंदू धर्म के साथ नहीं है, हिंदुत्व के साथ है। सावरकर जी ने और मोहम्मद अली जिन्ना जी ने देश का बंटवारा करा दिया एक बार। जो बरसों से चौधराहट करके जो मुस्लिम समाज का, दलित समाज का नुकसान कर रहे हैं, पीडीए की लड़ाई में जो आ गया साथ उसका स्वागत किया जाएगा। महाराष्ट्र के नतीजे आने के बाद से एकदम से मोदी को एंटी हिंदू बताने वाला नैरेटिव जोर पकड़ रहा है। कभी मंदिर टूटने के फर्जी वीडियो के जरिए, कभी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के सो कॉल्ड अपमान के बहाने। लेकिन अब कांग्रेस एक कदम और आगे चली गई। दिग्विजय सिंह ने तो सर्टिफिकेट टाइप जारी कर दिया कि बीजेपी और आरएसएस का तो धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये हिंदू की बात नहीं करते, ये हिंदुत्व की बात करते हैं। सुनिए दिग्विजय सिंह को एक बार। भाजपा हिंदू धर्म के साथ नहीं है, हिंदुत्व के साथ है। भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनका कोई लेना देना नहीं है धर्म से। ये केवल लोगों को डराते हैं, हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदू धर्म खतरे में है। सावरकर जी ने और मोहम्मद अली जिन्ना जी ने देश का बंटवारा करा दिया एक बार। अब देश का बंटवारा नहीं, यहां मोहल्लों का बंटवारा हो रहा है, शहरों में बंटवारा हो रहा है। यानी इनको बहुत आग लगी हुई है कि भाई बाप रे बाप, हिंदुत्व के सहारे मोदी जो है वो देश को बांट रहे हैं। ये सब अभी हिंदू हिंदू कर रहे हैं बॉस।
क्योंकि इनको समझ में आने लगा है कि भाई हिंदू का वोट भी कंसोलिडेट होकर पड़ सकता है। दिग्विजय सिंह को कभी राहुल गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता था। दिग्विजय सिंह एक तरफ बीजेपी को सनातन विरोधी बता रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए मुस्लिम वोट भी साधने में लगे हुए हैं। मुस्लिम वोट के लिए दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि धार के भोजशाला में जुमे की नमाज का समय तय किया जाए। भोजशाला पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों ही दावा करते हैं। इस बार बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ रही है, जिस दिन मां सरस्वती की पूजा भोजशाला में होती है।